नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th स्टैंडर्ड की जो फिज़िक्स है उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंटेन हैं और हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारी वो इंट्रोडक्शन बेस्ड है और हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम के पर्पस से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है और आगे की क्लासेस आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो आगे की एजुकेशन है उसमें कोई टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होगा और उसको हम कितना डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो हमारा 12th की स्टैंडर्ड की जो फिज़िक्स स्टार्ट होती है उसका पहला जो चैप्टर होता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स है उसमें कुछ ब्रांचेस वाइज अगर हम उसको डिवाइड कर लें चैप्टर्स के अलावा, तो उसमें हमें मैग्नोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ती है। ये स्टार्टिंग के हमारे कुछ चैप्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो चैप्टर आता है वो पहला चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या ऐसी फिज़िक्स की स्टडी जिसमें हम कोई चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में है, कोई चार्ज अगर स्थिर है तो उस तरह उसकी वजह से क्या क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस कहाँ से डेवलप हुए, ये डेफिनेशन क्या है चार्जेस की। देन हम ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कूलाम लॉ क्या है। कूलाम लॉ जो है वो चार्ज के द्वारा जो फोर्स फील्ड जनरेट होती है, फोर्स जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है। जिस तरह से हम 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी तरह से करीब करीब सेम जो है वो हमारा कूलाम्स लॉ है, जो ये बताता है कि किसी चार्ज के कारण, किसी स्टैटिक चार्ज के कारण फोर्स किस तरह से जनरेट होती है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर वही कि अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके एक दूसरे में इंटरेक्शन क्या है, वो एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा। इन सब के बारे में हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस लेकिन उनके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, किसी सिस्टम से बंधे हुए होते हैं और वो एक अपने आप में एक सिस्टम जब जनरेट करते हैं तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। और उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जनरेट होती है, उससे पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इन सब के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में बात करेंगे। और अभी तो ये चार्ज डिस्क्रीट चार्ज की बात चल रही थी, जिस तरह से हमारा एक चार्ज रखा हुआ, दूसरा चार्ज रखा हुआ। लेकिन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे कि किसी सरफेस पे या किसी छड़ी पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती हैं, उससे कौन कौन से लॉज उसमें काम करते हैं। गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रिलेटेड है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, या किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो उससे पोटेंशियल भी जनरेट होता है। वो पोटेंशियल क्या होता है और वो कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 के। देन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है ना, किसी डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या हो सकता है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस बहुत सारे रखे हैं तो उनमें उनके इंटरेक्शन से किस तरह का पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके बारे में भी हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। देन हम चैप्टर 2 में बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है, तो उस तरह की सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और वो सरफेस कहाँ से आता है, उसकी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट तरह की, उनके बारे में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। चैप्टर 2 में और भी आगे है कि अभी हम पोटेंशियल की बात करेंगे और
कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है ना। तो इन सब के बारे में हमारा चैप्टर 2 जो है वो हमें बहुत अच्छे से बताता है। देन डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं। कैपेसिटर का मतलब जो जिसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हो, या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हो, हम उसको कैपेसिटर बोलते हैं नॉर्मली। जो हमारी डेली लाइफ में कंडेंसर यूज़ होते हैं उसको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो उनकी क्या टाइप हैं, वो कितने तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस सब के बारे में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। और अगर हम बहुत सारे डिफरेंट तरह की कैपेसिटर्स को अगर एक साथ लगा दें उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब उनका कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। देन हमारा जो चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हमारा चार्ज जो है वो स्थिर था, एक जगह रखा हुआ था, स्टैटिक चार्ज था। लेकिन अब जो चैप्टर 3 में हम बात करेंगे वो करेंगे कि अगर कोई हमारा चार्ज मूव कर रहा है या किसी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या जनरेट होगा और करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आई और उसका फिनोमेना क्या है, ये हमारा चैप्टर 3 होगा। और चैप्टर 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं और हम जानते भी हैं उस लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। और ओम्स लॉ के बाद हम ये पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है, तब उससे रेजिस्टिविटी कैसे जनरेट होती है, ये भी हमारे चैप्टर 3 में है। और अलग अलग तरह के मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है और वो कैसे निकालते हैं, उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या होती है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब हमारी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम चैप्टर 3 में देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, अलग अलग तरह की रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करें, जिस तरह से हमने कैपेसिटर को किया था, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में या सीरीज़ में, तो उनसे उनका रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा या क्या इफेक्ट होगा उस सर्किट पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे चैप्टर 3 में। देन चैप्टर 3 में ही हमारे सेल्स आते हैं, बैटरीज, ईएमएफ क्या होता है उनका, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर तीसरी बार यही बात कि सेल्स को अगर हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से उनका सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है वो हमें यहाँ मिलता है, वो है किरचॉफ के नियम, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके आगे की क्लासेस में या आपकी आगे की पढ़ाई में काम आएंगे। वो है किरचॉफ नियम और व्हीटस्टोन का ब्रिज जो किरचॉफ के नियम पे बेस्ड है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर मीटर ब्रिज क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, इस तरह से हमारा चैप्टर 3 एंड होता है इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, इन बेसिक डिवाइसेस के को पढ़ने के बाद। चैप्टर 3 के बाद जो हमारा चैप्टर 4 आता है, उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं हम, अब हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अभी तक जो हमारा चल रहा था वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा था। यहाँ से जो हमारी शुरुआत हुई है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई है, मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई है कि कोई भी मैग्नेट है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, किसी भी करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इन सब के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, फिर मैग्नेटिक फोर्सेस क्या है, देन उसके बाद कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो किस तरह से मोशन करेगा, है ना। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 4 में बात करेंगे। देन बायो-सावर्ट का लॉ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट जो जनरेट होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, हम वो भी पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हर पर्पज़ से, एग्ज़ाम पर्पज़ से और कॉन्सेप्ट वाइज हर पर्पज़ से। हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। देन चैप्टर 5 जो है वो हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताएगा और मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताएगा।
मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या हैं, कोई भी परमानेंट मैग्नेट है या फिर टेम्परेरी मैग्नेट है वो कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इन सब के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। देन हमारा चैप्टर 6 आता है जो हमें दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन, जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में लगभग हमें इंट्रोड्यूस कराता है हमारा चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसी तरह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस के कारण किस तरह से करंट जनरेट हो सकता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, वो हम इस चैप्टर 6 में बात करेंगे। और फैराडे का लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। उसके बाद हमारा लेंज लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, देन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये ऐसी टर्म्स है जिनके बारे में बहुत कम समय में बात नहीं की जा सकती, हमें इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी हम इनके बारे में जान सक पाएंगे। और एडी करेंट्स है, इंडक्टेंस है, एसी जनरेटर है, ये हमारे सारे टॉपिक जो हैं वो हमारे चैप्टर 6 में आएंगे। देन हमारा चैप्टर 7 आता है जो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताता है। अभी जो हमारा करंट था वो इस तरह का करंट था कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था या उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, जिसको हम डीसी करंट बोलते थे। अब हमारा जो नया करंट हमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो टाइम के साथ वेरी करता है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। और फिर जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट है उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब किसी रेजिस्टेंस में अप्लाई किया जाता है तो किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उन सब के बारे में हमें चैप्टर 7 में पढ़ना है। और इंडक्टर क्या होता है, कॉइल क्या होती है, कैपेसिटर और कॉइल को जब मिलाते हैं तब क्या होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और कॉइल को तीनों को मिलाते हैं तब क्या हो, मतलब डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशन हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा दें, रेजिस्टर लगा दें और इंडक्टर तीनों लगा देते हैं तो उससे उस सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जो हमारी डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशन है उनके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नाउ हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से है। अभी तक हम जो भी वेव्स पढ़ चुके हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। जो हमारा 11th क्लास में उसमें हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। अब हमारी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिक डिफरेंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में है वो ये है कि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की आवश्यकता होती थी, नेसेसरी होता था कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए, चलने के लिए हमें मीडियम की नीड होती थी। बिना मीडियम के कोई भी मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं हो सकती। लेकिन इसमें टोटली डिफरेंट है, इसमें हमारे लिए नेसेसिटी की कोई बात नहीं है, अगर मीडियम हो तो चलेगा और नहीं हो तब भी चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारी इसी फिनोमेना पे बेस्ड हैं कि उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपोगेट होने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इन सब के बारे में हम चैप्टर 8 में बात करेंगे। देन हमारा चैप्टर 9। अब यहाँ से अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो मैग्नेट की बात कर रहे थे या फिर मैग्नेट और इलेक्ट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है या वो एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेट करते हैं उन सब के बारे में हम अभी तक पढ़ते रहे। लेकिन अब जो एक डिफरेंट तरह की फिजिक्स है या जो कह सकते हैं हम कि दूसरी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें हमारी दूसरी तरह की फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है जो बिल्कुल अलग है हमारे पुराने चैप्टर से। अब हम इंटर जो करते हैं वो ऑप्टिक्स में करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 9 है वो रे ऑप्टिक्स के बारे में बताता है, लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेनास हैं, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, डिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो और इंटरफेरेंस हो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो, ये सारा जो पढ़ना है हमें वो चैप्टर 9 में पढ़ना है कि किस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, इन सब की बात जो हम करेंगे वो रे ऑप्टिक्स में करेंगे। फिर हमारा जो चैप्टर 10 है वो उसमें हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में करेंगे। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में क्या फ़र्क है, या वेव किसी रे से या रेज से किस तरह से अलग होती है, उसके रिस्पेक्ट में हाइगन का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो हमारी प्लेन वेव्स हैं उनमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, हाइगन के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं या कैसे देखते हैं। कोहेरेंट क्या है, इनकोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं,
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या है, यंग का एक्सपेरिमेंट, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपके लगातार काम आएगा, ना सिर्फ 12th क्लास में ना और 12th क्लास के बाद भी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यंग का एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से डार्क और लाइट फ्रिंजेस हमें दिखती हैं दो लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस से। फिर उसके बाद हम डायफ्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे और पोलराइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। डायफ्रैक्शन लाइट का तीव्र या किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना कह सकते हैं हम डायफ्रैक्शन को, और पोलराइजेशन मतलब लाइट का किसी एक जगह पोलराइज हो जाना, मतलब एक जगह हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो किसी एक जगह मूव करे, हम उसको पोलराइजेशन, हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक सबके लिए, हमारी फिज़िक्स के लिए बहुत ही चैलेंज बनी हुई है, वो है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई भी वेव, मैटर वेव किस तरह से डबल नेचर रखती है, कब वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है और कब वो वेव के जैसे प्रोपोगेट होती है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम चैप्टर 11 में। तो ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये मैटर का जब रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है तो किस तरह की चीज़ें सामने आती है और वहाँ किस तरह से हमारे न्यूटन्स लॉ जो हैं या जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है, और किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का जो उदय होता है या क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस होती है, वो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। उसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट है और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो भी है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने किस तरह की इक्वेशंस दी, और एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है हम उसको डिस्क्रीट एनर्जीज के बंडलों में किस तरह से डिवाइड करते हैं और उस किस तरह से उसकी फ्रिक्वेंसी बेस्ड हम उसकी एनर्जी निकालते हैं। इन सब के बारे में जो हमारी बात होगी वो चैप्टर 11 में बात होगी। उसके बाद जो हमारा फिर से वही सबसे इम्पॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट वो है डेविशन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो किस तरह से जस्टिफाई हुआ और किस तरह से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। इन सब के बारे में हम जो बात करेंगे वो चैप्टर 11 में बात करेंगे। 11 में कुछ और भी है, वो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसके बारे में फोटोन के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारी जो बात होगी वो है चैप्टर 12 में। तो 12 जो है वो केमिस्ट्री पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं एटम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। एटम्स क्या है? एटम का मतलब कि एक न्यूक्ली के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्ली के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और बोहर ने किस तरह से मॉडल दिया, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था एटम के पर्पस में या न्यूक्ली के पर्पस में, उन सब के बारे में हम चैप्टर 12 में बात करेंगे। और बोहर मॉडल क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा सिंपलेस्ट एलिमेंट है अभी तक का, और उस पर ही सारी स्टडीज़ हम करते हैं, और स्टार्टिंग में हमारी फिजिक्स में सारी स्टडी उसी पे हुई है, फिर देन आगे वाले एलिमेंट्स पे स्टडी हुई है। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर का मॉडल है हम उसको पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है हाइड्रोजन एटम का, उस पर बात करेंगे। डी ब्रॉगली ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया बोहर की सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन पे, इसके बारे में भी हम चैप्टर 12 में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एटम्स में हमारा न्यूक्ली होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी हम कंप्लीट एटम के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन चैप्टर 13 में हम न्यूक्ली के बारे में पढ़ेंगे। हम बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर ना करके सिर्फ न्यूक्ली की प्रॉपर्टीज़ के बारे में करते हैं कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है, मास एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये इन सब के बारे में वैसे नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी फिज़िक्स में एज ए इंट्रोडक्शन हम इन सब के बारे में बात करेंगे चैप्टर 13 में। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो शायद 14 है। 14 चैप्टर में हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना,
और वो मेटल से किस तरह से डिफरेंट है, इंसुलेटर से किस तरह से डिफरेंट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सेमीकंडक्टर पे, इन सब के बारे में हम उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। फिर क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करेंगे मेटल्स का और कंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स का। फिर जब हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं, जब हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब उसकी हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, तो फिर हम प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे और उस सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे जब हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। देन हमारा पीएन जंक्शन, जब दो डिफरेंट तरह के सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब ऐड किए जाते हैं या जब उनको मिलाया जाता है तो किस तरह का जंक्शन क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिलाते हैं तो उससे हमारा जो जंक्शन बनता है उसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। और जब उसको हम एज अ डिवाइस यूज़ करते हैं तब हमारा वो सेमीकंडक्टर डायोड कहलाता है। तो उसके क्या एप्लीकेशंस हैं और उसको एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज़ करेंगे, वो हमारा चैप्टर 14 में। तो ये हमारा था 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की बातें की। हमने बताया आपको कि किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट फिनोनिमास हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, जो 11th से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंटर रिलेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें 11th की हैं जो आपको इसमें जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जिनके लिए आपको 11th के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी पड़ेंगे। और वो आपके एग्ज़ाम पर्पस से कितनी इम्पोर्टेंट है और आपके आगे की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए कितने इम्पोर्टेंट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जाना। अगले चैप्टर में या अगली वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और हम पहले चैप्टर में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।